नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां भी आपके जो है आपके जीएस के जहां भी सब्जेक्ट आपके मेंशन है, जीएस के सब्जेक्ट में आपके चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी के जहाँ पे आपके जो है सिलेबस में मेंशन है, तो आप सभी के लिए जो है यह सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारी इस सीरीज़ में हमने जो है यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, आपके एनडीए, सीडीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन को जो है इसकी डिस्कशन जो है हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी? तो अगर बात की जाए हमारे पास कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी हमें जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमें अंतर्देशीय जलाशय देखने को मिल जाएगा। इनलैंड सी हमें कैस्पियन सागर सबसे बड़ा देखने को मिल जाता है, जिसके आपको जो शेयर जिसके साथ जो है इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसमें हमें जो है रशिया देखने को मिल जाता है, कजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाता है, तुर्कमेनिस्तान आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है ईरान जो आप कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, अजरबैजान। तो यह हमें जो है कैस्पियन सी से लगने वाली जो कंट्री देखने को मिलती है। एक बार देखिए, जो कैस्पियन सी है वो हमें सबसे बड़ा इनलैंड सी देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपकी रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इसके अलावा अजरबैजान की बाउंड्री जो हमें ये आपको जो है कैस्पियन सी से देखने को मिलती है। बात की अफगानिस्तान का जो हमें इसके साथ कोई भी बॉर्डर देखने को नहीं मिलता। तो आपके पास ऑप्शन जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? कि रिंग ऑफ फायर निम्न में किससे संबंधित है? तो अगर बात की जाए रिंग ऑफ फायर की, तो रिंग ऑफ फायर हमें जो है ये आपको पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक महासागर की आपको जो प्लेट में स्थित आपको जो है एक आप वॉल्केनो की आपको जो है श्रृंखला देखने को मिल जाती है। आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये आपको प्रशांत महासागर प्लेट की सीमा पर स्थित आपको ज्वालामुखियों की श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की कंट्रीज़ की, तो आपको इसमें याद रखना है जो जापान हमारे पास, जापान हमें जो देखने को मिलेगा ये आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है फिलीपींस आपको देखने को मिल जाएगा, इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी की सभी कंट्रीज़ जो है आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो हिस्सा देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए यह हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वॉल्केनिक एक्टिविटी इन पैसिफिक ओशन, तो ऐसा एरिया जहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन में जो है वॉल्केनिक एक्टिविटियाँ देखने को मिलती है, तो उसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अरावली ऑफ एशिया इज द टर्म समटाइम यूज्ड फॉर विच माउंटेन रेंज? कि एशिया की अरावली जो है शब्द कभी कभी किस पर्वत श्रृंखला के लिए प्रयुक्त होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे माउंटेन की जिसे कि अरावली ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपके अतलाई माउंटेन को। अतलाई माउंटेन जो हमें देखिए, बात की जाए अतलाई माउंटेन की, तो अतलाई माउंटेन हमें जो है रशिया, आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मंगोलिया में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चाइना और कजाकिस्तान, जो अतलाई माउंटेन है हमें रशिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान में देखने को मिल जाता है, जिसे कि जैव विविधता के कारण जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको भारी मात्रा में जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। इसी कारण इसे जो है आपके जो है एशिया की अरावली नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास अतलाई माउंटेन की, तो अतलाई माउंटेन हमें साइबेरिया, रशिया का साइबेरिया और मध्य एशिया के बीच आपको जो है एक आपको बॉर्डर लाइन की तरह काम करने वाला हमें जो है माउंटेन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सा एशियाई देश उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जिसे नाम लैंड ऑफ राइजिंग सन नाम से भी जाना जाता है, तो उस नाम जाना जाता है देखिए जापान को। तो जापान हमें देखने को मिल जाता है। जापान के आपको जो है निप्पन कहा जाता है। निप्पन आपके जापान को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आपके सूर्य की उत्पत्ति। तो हमारे पास जापान ऐसी कंट्री देखने को मिल जाती है जो कि आपको ईस्टर्न एशिया की ऐसी कंट्री देखने को मिल जाती है जो कि आपके जिसे कि आपकी उगते सूर्य का नाम जो है उगते लैंड ऑफ राइजिंग सन नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व की छत एशिया के किस क्षेत्र को कहते हैं? द रूफ ऑफ वर्ल्ड रेफर टू विच रीजन ऑफ एशिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा कौन सा हमें पार्ट देखने को मिलेगा जिसे कि रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू हमें देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पामीर प्लेट्यू की, तो पामीर का जो हमें पठार है ये आपको तजाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो पामीर प्लेट्यू है जिसका एक्सटेंशन आपको तजाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान में देखने को मिल जाता है, इसे जो है आपके रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और बात की जाए हमारे पास पामीर नॉर्थ से हमें जो है पामीर की पठार से हमें आपसे यहाँ से हिमालय श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से काराकोरम आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदू कुश आपको देखने को मिल जाएगी, चाइना की तरफ आपको त्यांगशान देखने को मिल जाएगी। तो पामीर जो आपको प्लेट्यू है, तो यहाँ से निकलने वाली हमें पर्वत श्रृंखलाओं में जो है इसमें सबसे पहले आपको हिमालय देखने को मिल जाएगी, हिंदू कुश, त्यांगशान, और आपके पास जो है काराकोरम जो है ये आपके पामीर पठार से ही निकलने वाली हमें श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास पामीर प्लेट्यू की एवरेज हाइट की, तो इसकी एवरेज हाइट हमें जो है 4500 मीटर से जो है 5000 मीटर तक हमें ये पामीर नॉर्थ की जो है पामीर पठार की जो हमें यह हाइट हमें देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? तो इसमें आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया है एशिया की। तो अगर बात की जाए हमारे पास एशिया की जो हमें सबसे लंबी नदी देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिल जाती है यांगत्से नदी। जो आपको यांगत्से नदी है, यांगत्से जिसे कि आपके चांगजांग भी कहा जाता है, तो ये हमें एशिया की सबसे लंबी नदी देखने को मिल जाती है। बात की जाए यांगत्से नदी जो है हमें, यह आपके चाइना में बहने वाली नदी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी लेंथ हमें 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर जो है हमें इसकी जो है हाइट देखने को मिल जाती है। और बात की जाए यांगत्से रिवर की, तो यह हमें जो है वर्ल्ड की यह थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिल्क रोड मुख्य रूप से किन दो क्षेत्रों को जोड़ता था? द सिल्क रूट प्राइमरली कनेक्ट विच टू रीजन? तो बात की जाए हमारे पास सिल्क रूट की, तो सिल्क रूट हमारे पास हमें जो है ये आपको सेकेंड सेंचुरी BC से लेके हमें 14th सेंचुरी AD तक, तो 14th सेंचुरी AD तक हमें सिल्क रूट का जो है महत्व देखने को मिल जाता है। बात की जाए इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हमें जो है चाइना से देखने को मिल जाती है। चाइना की जिसे कि उस टाइम पे शियान नाम से जाना जाता है, तो आपके इसकी शुरुआत हमें चाइना से देखने को मिलती है। और ये जो है आपके मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके जो है ये आपके जो सेंट्रल एशिया का आपको सोगदिया प्रांत देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से लेके ये गुजरता था आपके पास। ये आपके चाइना से मेडिटेरियन के बीच जो है आपको ये लैंड रूट जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कि कौन सा एशियाई देश यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या रखता है? तो बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिल जाता है चाइना के पास जो है आपके सबसे ज़्यादा आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाती है। बात की जाए 2025 तक जो चाइना के पास जो है 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको चाइना के पास देखने को मिल जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट की बात की जाए कि चाइना के पास हमें जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। फॉरबिडन सिटी, तो फॉरबिडन सिटी आपको चाइना में देखने को मिल जाती है। टेराकोटा आर्मी, तो ये आपको चाइना की कुछ जो है इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौरान बैम्बू कॉटन शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ? द बैम्बू कॉटन वॉज द टर्म यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर फॉर विच कंट्री? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो बैम्बू कॉटन यूज जो हमें देखने को मिलता था, तो इसका नाम जो पड़ा था ये आपके चाइना की जो आपकी कम्युनिस्ट नीतियों के कारण जो है, जो आपको जो वेस्टर्न देखिए एक टाइम जो हमें जो शीत युद्ध में हमें जो है एक तरफ आपको यूरोप देखने को मिल जाता था और एक तरफ आपको जो है चाइना देखने को मिल जाएगा। तो कोल्ड वॉर के दौरान जो आपकी जो है आपकी बैम्बू कॉटन जो वर्ड यूज किया गया, तो वो चाइना की जो आपकी कम्युनिस्ट पॉलिसी के लिए जो है चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिसी के लिए आपके बैम्बू कॉटन शब्द का जो है यूज किया गया। और ये आपको जो है
इसके अलावा आपके जो आयरन कॉटन है, आयरन कॉटन जो है, आयरन कॉटन आपके एशिया के लिए यूज़ किया जाता था, और जो बैम्बू कॉटन है ये आपके चाइना के लिए यूज़ की जाने वाली वर्डिंग हमें जो है कोल्ड वॉर के दौरान 1949 से 1970s के टाइम की हमें जो है ये वर्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास जो बैम्बू कॉटन यूज वर्ड हुआ है ये आपके चाइना के लिए यूज़ होने वाला वर्ड हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री इन एशिया, कि निम्न में कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो बात की जाए हमारे पास एशिया के लैंडलॉक कंट्री में, तो एशिया की लैंडलॉक कंट्री में हमें जो है नेपाल देखने को मिल जाता है, भूटान हमें लैंडलॉक देखने को मिल जाता है, मंगोलिया हमें लैंडलॉक देखने को मिलेगा। बात किया म्यांमार की, तो म्यांमार जो है हमारे पास हमें लैंडलॉक कंट्री में नहीं देखने को मिलता। बात किया म्यांमार की, तो इसका बॉर्डर हमें बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से हमें जो है म्यांमार का बॉर्डर देखने को मिलता है, और इसकी हमें 1930 आपके पास 1930 किलोमीटर इसकी हमें तट रेखा देखने को मिल जाती है। और बात की जाए नेपाल, भूटान और मंगोलिया की, तो यह तीनों की तीनों कंट्री हमें एशिया की जो है लैंडलॉक कंट्रीज जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विच ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। तो अगर बात की जाए एशिया में जो आपको सबसे बड़ा डेजर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये आपको चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे आपको ये डेजर्ट देखने को मिल जाता है, और ये आपको जो है आपके पास गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। चाइना का गोबी डेजर्ट जो है, जो कि आपको चाइना और मंगोलिया में जिसका एक्सटेंशन आपको 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हमारे पास चाइना का मंगोलिया हमें डेजर्ट जैसा देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक कोर डेजर्ट टाइप का, कोर डेजर्ट जो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखने को मिल जाता है। और बात की जाए गोबी डेजर्ट की, तो गोबी डेजर्ट अपने जो है डायनासोर के फॉसिल के लिए, डायनासोर के फॉसिल हमें जो है ये गोबी डेजर्ट से मिलते हैं। तो आपके पास, तो इसके लिए हमें गोबी डेजर्ट जो है फेमस देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशिया की कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी है, विच लेक इन एशिया इज डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर बात की जाए एशिया की हमारे पास कौन सी ऐसी लेक देखने को मिलती है जो कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक में जिसकी काउंटिंग होती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है, आपको जो लेक बैकाल देखने को मिलेगी ये आपको रशिया और साइबेरिया के बीच आपको देखने को मिल जाती है। रशिया और साइबेरिया के बीच आपको जो है लेक बैकाल देखने को मिलेगी, जिसकी जो आपको एवरेज डेप्थ है ये आपको 1642 मीटर जो आपको गहरी देखने को मिल जाती है, और ये आपको एशिया की जो है डीपेस्ट लेक देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास लेक बैकाल की, तो इसके लेक बैकाल की जो हमें सैलिनिटी है ये आपको 23% देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। तो अगर बात की जाए हमारे पास आसियान की, तो आसियान की हमें जो स्थापना है ये आपको 1967 में होती हुई देखने को मिलती है। तो 1967 में आपको आसियान की स्थापना देखने को मिलती थी, जिसका जो आपको हेडक्वार्टर है ये आपको जकार्ता जो आपको इंडोनेशिया की सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडोनेशिया की सिटी जकार्ता में आपको जो है आसियान का मुख्यालय देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आसियान की, तो आसियान आपके जो है दक्षिण पूर्व एशिया, आपके जो साउथ ईस्ट एशिया के आपके 10 देशों का समूह आपको देखने को मिल जाता है। तो दक्षिण एशिया के 10 देशों का समूह आपको आसियान देखने को मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर आपको जकार्ता जो कि आपको इंडोनेशिया में जो है देखने को मिलता है। और बात की जाए आसियान की स्थापना की, तो आसियान की स्थापना हमें 1967 में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल। तो बात की जाए नेपाल में अगर माउंट एवरेस्ट के नाम की, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया जाता है सागर माथा का। तो सागर माथा मतलब जिसका अर्थ होता है आकाश का सर। तो आपके जो हेड ऑफ ये आपको जो है सागर माथा जो है ये नेपाल में जो आपके माउंट एवरेस्ट के लिए यूज़ की जाने वाली शब्द हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपकी हेड ऑफ स्काई, जिसका मतलब आपको हेड ऑफ स्काई देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो आपके माउंट एवरेस्ट के तिब्बतियन नेम, तो तिब्बतियन नेम भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है
कोमो लामा लांगमा। तो क्योमो लांगमा जो है आपको तिब्बतियन नेम देखने को मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट का, और चाइनीज़ नेम आपको जो है नेपाल में, और नेपाली नेम जो नेपाल में जो है आपको सागर माथा नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया, कि एशिया का जो है सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो अगर बात की जाए एशिया के लोएस्ट पॉइंट की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है डेड सी। डेड सी जो है आपको जो मृत सागर का तट है, ये आपको एशिया का सबसे निम्न बिंदु, लोएस्ट पॉइंट आपको एशिया में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर आपको डेड सी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके 430 मीटर बिलो जो सी लेवल देखने को मिल जाता है, और पृथ्वी का यह आपको सबसे निचला पॉइंट, सबसे निचला बिंदु देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, कि जो शंघाई सहयोग संगठन जिसे कि एससीओ भी कहा जाता है, का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए एससीओ की हमारे पास जो परमानेंट सेक्रेटरीट की, तो उसका हमें परमानेंट सेक्रेटरी देखने को मिल जाता है बीजिंग में। तो एससीओ की जिसकी स्थापना हमें 2001 में देखने को मिली थी, तो एससीओ की स्थापना हमें 2001 में देखने को मिलती है, और इसका जो मुख्यालय आपको जो परमानेंट सेक्रेटरीट हमें इसका देखने को मिलता है, ये आपको चाइना की बीजिंग में देखने को मिलता है। और बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है आपकी 2017 में, तो 2070 में इंडिया जो है ये एससीओ का आपके फुल टाइम मेंबर के रूप में इंडिया हमें 2017 में बनता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन एशिया, कि एशिया की जो है सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो अगर बात की जाए एशिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन की या लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि आपको रशिया में देखने को मिलेगी, तो यह आपको एशिया के जो है सबसे लंबी रेलवे लाइन देखने को मिल जाती है, जिसकी आपको लेंथ जो है 9289 स्क्वायर किलोमीटर, आपको 9289 किलोमीटर जिसकी हमें लेंथ देखने को मिलती है। और बात की जाए यह जो है आपके मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक हमें जो है ये आपको एशिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन के रूप में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोवियत सिंचाई परियोजनाओं के कारण अरल सागर कितने प्रतिशत सिकुड़ गया है। द अरल सी वॉज श्रंक बाय नियरली व्हाट परसेंटेज ड्यू टू सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए अरल सी, हमें जो है काफ़ी टाइम से हमें अरल सी जो है न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि आपके जो सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो अरल सी जो आपको जो है 90% तक आपको आज के टाइम पे सिकुड़ा हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास तो 90% तक साइज जो है हमें ये अरल सी का 2025 तक आपको ये श्रिंक आपको अरल सी देखने को मिलेगा। और बात की जाए हमारे पास इसका जो आपके अरल सी का जो आपके वाटर था, ये आपके आमू दरिया और सिर दरिया नदियों की आपको जो है सिंचाई के लिए यह आमू दरिया और सिर दरिया नदियों की तरफ जो है अरल सी का पानी मोड़ने के कारण जो है आपको आज के समय यह 90% तक जो है आपको सूखा देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वखान गलियारा किन दो देशों को जोड़ता है। द वखान कॉरिडोर कनेक्ट विच टू कंट्रीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास वखान गलियारा की, तो वखान गलियारा आपको जोड़ता है अफगानिस्तान को चाइना से। तो वखान गलियारा जो है आपको वखान गलियारा आपको अफगानिस्तान के जो है चीन के जो आपके शिंजियांग प्रांत से जो आपको जोड़ने वाला दर्रा देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास जो वखान गलियारा है, इसका जो अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो 1893 में आपको यह ब्रिटिशर्स और रशिया की सेना का आपको यह बफर जोन के रूप में देखने को मिलता है। तो वखान कॉरिडोर जो है आपको रशिया से रिलेटेड याद रखना, या आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड यह आपको याद रखना है। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा किन एशियाई देशों से गुजरती है। थ्रू विच एशियन कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन से हमें ऐसे एशियन कंट्री हमें देखने को मिलेगी जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो वह हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। तो
इन कंट्रीज से आपको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि आपको 23.5 नॉर्थ, आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो आपको कर्क रेखा देखने को मिलती है, तो आपके 8 एशियाई देशों से आपको गुजरने वाली जो है रेखा देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, तो इन 8 देशों से जो है, इन 8 एशियाई देशों से जो है आपके कर्क रेखा गुजरती है। और बात की जाए हमारे पास भारत में भी 8 राज्यों से जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा एशियाई देश हर्मिट किंगडम कहलाता है? विच एशियन कंट्री इज नोन एज हर्मिट किंगडम? तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सी हमें ऐसी एशियन कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नेम जो है आपके हर्मिट किंगडम भी दिया जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया का आपके 19th सेंचुरी में जो है इसका नाम आपके हर्मिट किंगडम के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यह जो आपको नॉर्थ कोरिया जो है ये आपको जुचे, आपको याद रखना है कि आपको जुचे की आपकी जो विचारधारा थी, इसके पूर्ण अलगाव के लिए जो है ये नॉर्थ कोरिया जो है जाना जाता है। तो जुचे, आपको याद रखना है कि जुचे की विचारधारा और पूर्ण अलगाव के लिए जो है नॉर्थ कोरिया को जो है हर्मिट किंगडम के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जल डमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? विच स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे स्टेट की जो कि आपको एशिया को नॉर्थ अफ्रीका से अलग करने वाली हमें स्टेट देखने को मिलेगी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट जो कि आपको रशिया और अलास्का के बीच जो है आपको 82 किलोमीटर चौड़ी आपको जो है बेरिंग स्टेट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको एशिया और अमेरिका का जो है निकटतम बिंदु देखने को मिल जाता है। तो आपको आपके जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जो हमारे पास स्टेट देखने को मिलेगी, ये हमें बेरिंग स्टेट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्टाइल क्रीसेंट मुख्य रूप से एशिया के किस भाग में स्थित है? द फर्टाइल क्रीसेंट इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो फर्टाइल क्रीसेंट नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको वेस्ट एशिया को, वेस्ट एशिया या मिडिल एशिया को जो है आपके फर्टाइल क्रीसेंट के रूप में जाना जाता है। और मेनली अगर आपकी बात की जाए वेस्ट एशिया या मिडिल एशिया का ऐसा कौन सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसे कि आपके फर्टाइल क्रीसेंट के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर की आपको जो घाटी, आपको जो मेसोपोटामिया में जो आपको मेसोपोटामिया के जो आपको घाटी देखने को मिलेगी, तो इसी से आपको जो है इसी आपको फर्टाइल क्रीसेंट के रूप में आपको मेसोपोटामिया को जाना जाता है। तो इससे जो है वेस्ट एशिया या मिडिल एशिया का जो है मेसोपोटामिया पार्ट को आपको फर्टाइल क्रीसेंट के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी एशियाई नदी चीन का दुख कहलाती है? विच एशियन रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ चाइना? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी रिवर की जिसे कि सोरो ऑफ चाइना या चाइना का दुख भी कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपके येलो रिवर को। येलो रिवर जिसे कि हांगवो रिवर भी कहा जाता है, तो इसे जो है आपको सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। कहा जाता है कि आपके 1887 में 1887 में हमें जो है हुआंगो नदी के कारण जो है चाइना में बाढ़ आई थी, जिसके कारण आपके 9 लाख, कम से कम 9 लाख लोगों की हमें जो है इस बाढ़ में जो है मृत्यु देखने को मिली थी। तो आपके पास हुआंगो रिवर को जो है या येलो रिवर को जो है आपके चाइना का जो सोरो कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द ओनली एशियन कंट्री इन G7, कि G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास G7 की कंट्री की, जो कि आपको एकमात्र हमें G7 का एशियाई देश मेंबर देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिल जाता है जापान। जापान जो है आपके 1975 से 1975 से आपको G7 का जो है पार्ट देखने को मिलता है, जो कि आपके एकमात्र एशियन कंट्री G7 के पार्ट के रूप में देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास जापान की, तो जापान हमें विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हमें जो है ये नॉमिनल GDP के टर्म में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिल्क रोड का स्टेप रूट किस क्षेत्र से होकर गुजरता था?
द स्टेपी रूट ऑफ सिल्क रूट पास थ्रू विच रीजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो स्टेप रूट हमें जो है देखने को मिलता था, तो सिल्क रूट का जो स्टेप रूट गुजरता था ये आपके गुजरता था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। और ये हमें सारे के सारे पार्ट जो है सेंट्रल एशिया के देखने को मिल जाते हैं। तो जो सिल्क रोड का अगर स्टेप रूट पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जो होकर जो है ये जो कि आपके सेंट्रल एशियन कंट्री आपको देखने को मिलेगी। कि सिल्क रोड का आपको जो स्टेप रूट गुजरता था ये आपके सेंट्रल एशिया से जाकर गुजरता था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन माउंटेन पास कनेक्ट काबुल विद पेशावर, कि कौन सा एशियाई पर्वत दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा हमें एशियाई ऐसा माउंटेन पास देखने को मिलेगा जो कि आपके काबुल को पेशावर से जोड़ने वाला हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है खैबर दर्रा। जो हमें खैबर पास है जो कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलता है, तो ये हमें जो काबुल को पेशावर से जोड़ने वाला दर्रा हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, कि कौन सा एशियाई देश सक्रिय ज्वालामुखियों की सबसे अधिक संख्या रखता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी एशियन कंट्री की जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाती है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया हमें ऐसी एशियन कंट्री देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको 130 प्लस 130 से ज़्यादा जहाँ पे आपको जो है एक एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिल जाते हैं। और जो आपको इंडोनेशिया जो है आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो है स्थित देश देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एम्प्टी क्वार्टर रुब अल खाली एशिया किस क्षेत्र में स्थित है। द एम्प्टी क्वार्टर रुब अल खाली इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ एशिया। तो अगर बात की जाए रुब अल खाली डेजर्ट जो हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया का जो रुब अल खाली डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको अरेबियन पेनिसुला का हिस्सा देखने को मिलता है, जो कि आपको विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। जो आपको 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला आपको जो है रुब अल खाली डेजर्ट जो आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलता है, जिसे कि आपकी एम्प्टी क्वार्टर नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सऊदी अरेबिया जो है ये आपको एम्प्टी क्वार्टर या रुब अल खाली से याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसुला ऑफ पेनिसुला, कौन से प्रायद्वीप को जो है निम्न में कौन जो है प्रायद्वीप का प्रायद्वीप है। तो अगर बात की जाए कौन सा ऐसा हमें जो भाग देखने को मिलेगा जिसे कि पेनिसुला ऑफ पेनिसुला का टाइटल दिया जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है अरेबियन पेनिसुला। तो अरेबियन पेनिसुला को जो है आपको पेनिसुला ऑफ पेनिसुला भी कहा जाता है। और बात की जाए अरेबियन पेनिसुला में हमें जो है ये आपको कतर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहरीन तो ये सभी पार्ट हमें जो है अरेबियन पेनिसुला के देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा एशियाई देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विच एशियन कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। तो अगर बात जाए हमारे पास ऐसी एशियन कंट्री की जो कि आपको सबसे बड़ी ओपियम प्रोड्यूसर देखने को मिलेगी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है अफगानिस्तान जो है ये आपके वर्ल्ड का 80% ओपियम जो है 80% अफीम जो है ये आपके अफगानिस्तान जो है प्रोड्यूस करता है। और आपके पास बात की जाए इसके अलावा हमें जो है गोल्डन ट्रायंगल हमें ऐसा क्षेत्र देखने को मिल जाता है जो सेकंड नंबर पे जो आपके ओपियम प्रोड्यूस करता है। तो आपकी 80% जो वर्ल्ड की ओपियम प्रोडक्शन में जो है अफगानिस्तान हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मलक्का डिलेमा इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, कि जो मलक्का दुविधा है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मलक्का जो डिलेमा है ये आपको रिलेटेड देखने को मिलेगी चाइना से। मलक्का जो डिलेमा है ये आपको चाइना से रिलेटेड देखने मिल जाती है, क्योंकि जो चीन का 80% तेल आयात है ये आपके मलक्का जलडमरू से होता है। मलक्का स्टेट से आपको चाइना का 80% आपको क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चाइना की इसी कमज़ोरी के कारण जो है इसे मलक्का डिलेमा जो है ये आपके चाइना के लिए यूज़ होने वाली हमें वर्ड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इनहेबिटेड सिटी ऑफ एशिया, कि एशिया का सबसे पुराना निरंतर बसा शहर कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सबसे अगर कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी की जो कि हमें एशिया में देखने को मिल जाती है, तो हमें देखने को मिल जाती है डेमेकस, जिसे कि आपके दिमिश्क भी कहा जाता है। तो दिमिश्क आपको ऐसी सबसे पुरानी सिटी देखने को मिल जाती है जो कि आपके ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी के रूप में जिसे जाना जाता है। बात की जाए दिमिश्क की, तो दिमिश्क हमें जो है आपको सीरिया का आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके 9000 BC, तो 9000 BC पुराना जो है शहर माना जाता है। और दिमिश्क जो है हमें ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा देखने को मिल जाता है। दिमिश्क आपको जो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी के रूप में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, कि कौन सा एशियाई देश हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी एशियन कंट्री की जिसे कि लैंड ऑफ 1000 लेक कहा जाता है, तो वह जाना जाता है आपके फिनलैंड को। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके रॉन्ग है। ये जो फिनलैंड है ये हमें एशिया का पार्ट ना होकर जो है ये हमें यूरोप का पार्ट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे यूरोप, आप यहाँ पे यूरोप कर लेंगे कि ऐसी कौन सी यूरोप की कंट्री आपको देखने को मिलेगी जिसे कि लैंड ऑफ 1000 लेक नाम से जाना जाता है, तो आपके जाना जाता है फिनलैंड को। तो फिनलैंड आपको यूरोप की ऐसी कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम जो अदर नेम जिसका हमें लैंड ऑफ 1000 लेक नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एशिया में नहीं यूरोप में हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ड्रैगन किंगडम रेफर टू विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कि जो ड्रैगन किंगडम जो है किन देशों के समूह को कहते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें ड्रैगन किंगडम जो हमें पार्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा भूटान और आपको फॉर्मर हिमालयन किंगडम। भूटान और पूर्वी हिमालयी राज्य हमें जो है ये आपको ड्रैगन किंगडम के हिस्सा देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए भूटान को जो है ये आपके ड्रुक्युल मतलब या ड्रैगन की भूमि जो है आपकी भूटान को कहा जाता है। इसके अलावा जो आपको ड्रैगन किंगडम के हिस्सा देखने को मिलते थे, तो उसमें आपके सबसे पहले आपको याद रखना है भूटान, इसके अलावा आपको याद रखना है लद्दाख, इसके अलावा आपको याद रखना है लद्दाख और सिक्किम। लद्दाख, सिक्किम और भूटान जो है इन्हें संयुक्त रूप से आपके जो है ड्रैगन किंगडम के रूप में जाना जाता है। और बात की जाए भूटान को, तो भूटान को जो है आपके ड्रुक्युल भी कहा जाता है। और ड्रुक्युल मतलब जो आपके ड्रैगन की भूमि के रूप में आपको भूटान को जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सी इज कॉल्ड द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, कि किस सागर को जो है एशिया का खेल का मैदान कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कौन सी सी हमें देखने, ऐसा कौन सा सागर हमें देखने को मिल जाता है जिसे कि प्लेग्राउंड ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है अंडमान सी। तो अंडमान सी को जो है आपको गोताखोरी और जो आपके जो गोताखोरी और जो आपके स्कीइंग की आपकी जो प्रतियोगिता होती है, तो उस कारण अंडमान सी को जो है आपके प्लेग्राउंड ऑफ एशिया नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन रिवर फॉर्म द ग्रैंड कैनियन ऑफ द ईस्ट, कि कौन सी एशियाई नदी जो है पूर्व का ग्रैंड कैनियन बनाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कौन सी हमें एशिया की नदी देखने को मिलती है जो कि आपके पूर्व का ग्रैंड कैनियन बनाती है, तो हमें देखने को मिल जाती है यारलुंग सेंगपो, जिसे कि इंडिया में जिसका नाम आपको ब्रह्मपुत्र देखने को मिलता है। तो यारलुंग सांप को हमें ऐसी नदी देखने को मिलती है। तो आपको जो यारलुंग सांप को इसका तिब्बतियन नाम ब्रह्मपुत्र का तिब्बतियन नाम है, ये आपको यारलुंग सांप को देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एशिया का सबसे बड़ा पूर्व का ग्रैंड कैनियन बनाने वाली हमें जो है नदी देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास तिब्बत में आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपको 500 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, जो आपको 6000 मीटर गहरी जो आपके कैनियन का निर्माण करती है। इसी कारण आपके जो है आपके यारलुंग सांगपो, जिसे कि ब्रह्मपुत्र को जो है ग्रैंड कैनियन ऑफ द ईस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कौन सा हमें ऐसा देश देखने को मिलता है जो कि आपकी यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन जिसे कि ईयू का सदस्य नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ईयू का सदस्य हमारे पास हमें कौन कौन से ऐसे देश देखने को मिलते हैं जो कि ईयू के सदस्य है, उसमें आपको रशिया देखने को मिल जाता है, कजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाता है, और बात की जाए अर्मेनिया हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बेलारूस याद रखना है, बेलारूस। इसके अलावा आपको किर्गिस्तान और बेलारूस, इसके अलावा आपको ऐसे देश देखने को मिल जाते हैं जो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के हमें सदस्य देखने को मिलेंगे। तो बात की जाए इसमें टर्की, तो टर्की इसमें जो है आपको जो आपकी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का सदस्य हमें टर्की नहीं देखने को मिलता। तो आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोल्डन ट्राइंगल इज नोटोरियस फॉर विच एक्टिविटी, कि जो गोल्डन ट्राइंगल जो है किस गतिविधि के लिए कुख्यात है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गोल्डन ट्राइंगल के देशों की, तो गोल्डन ट्राइंगल के देशों में आपको जो है थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा लाओस, आपको देखने को मिल जाएगा म्यांमार। तो आपके पास थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के नाम से जो है कंट्री आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपके गोल्डन ट्राइंगल नाम से जानी जाती है, और ये आपके जो है ओपियम प्रोडक्शन मतलब अफीम उत्पादन के लिए आपको सबसे बड़ी, आपके पास सेकंड सबसे हाईएस्ट अफीम प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। फर्स्ट नंबर पे हमने अफगानिस्तान का डिस्कशन किया था कि अफगानिस्तान अकेला कंट्री आपको 80% ऑफ वर्ल्ड ओपियम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और सेकंड नंबर पे आपको जो है गोल्डन ट्राइंगल जिसमें आपके लाओस, थाईलैंड और जो आपको म्यांमार देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके अफीम उत्पादन के लिए आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा एशियाई देश जो है सबसे लंबी तटरेखा रखता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी एशियन कंट्री की जिसकी हमें सबसे लंबी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया हमें जो है 17,000 प्लस द्वीपों का जो हमें समूह देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसकी इंडोनेशिया की कोस्ट लाइन की, तो इंडोनेशिया की कोस्ट लाइन हमें 1,08,000 हमें जो है इंडोनेशिया की तटरेखा देखने को मिल जाती है। इसी कारण जो है एशिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो हमें देश जो है ये आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जागृति का गलियारा एशिया में किस धर्म से संबंधित है। द कॉरिडोर ऑफ अवेकनिंग इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ एशिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कॉरिडोर ऑफ अवेकनिंग की, तो यह जाना जाता है आपके बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म का उदय जो आपको ये आपको गंगा घाटी में देखने को मिल जाता है। गंगा घाटी में आपको इंडिया में जो है जिससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट स्थान आपको याद रखने हैं कि बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर हमें जो है गंगा घाटी के ऐसे स्थल देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का उदय हमें देखने को मिलता था। तो इसी कारण जो है आपको कॉरिडोर ऑफ अवेकनिंग, जागृति का गलियारा नाम से जो है या आपके बुद्धिज्म को जो है जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट, कि कौन सा एशियाई देश पूर्व का वेनिस कहलाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी एशियन सिटी की जिसे कि वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, तो वह जाना जाता है आपके सूजो को। सूजो जो आपको चाइना की एक सिटी देखने को मिल जाती है, चाइना की आपको ऐसी सिटी देखने को मिल जाती है जिसपे कि आपको 200 से ज़्यादा आपको नहरें और पुल जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण चाइना के सूजो शहर को जो ये आपके वेनिस ऑफ द ईस्ट नाम से भी जाना जाता है, या इसे जो है ओरिएंटल वेनिस नाम से भी आपके चाइना के सूजो शहर को जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट इन एशिया, कि निम्न में से एशिया का ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा हमें ऐसा डेजर्ट देखने को मिलता है जिसे कि कोल्ड डेजर्ट भी एशिया का माना जाता है, तो जाना जाता है आपके गोबी डेजर्ट को। गोबी डेजर्ट जो हमें चाइना का देखने को मिलता है, तो इसका टेम्परेचर आपको -40 डिग्री सेल्सियस तक जो है गिरता हुआ देखने को मिलता है।
इसी कारण आपके जो है एशिया के कोल्ड डेजर्ट के रूप में आपको गोबी डेजर्ट को जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्तान कंट्रीज रेफर हाउ मैनी नेशन इन सेंट्रल एशिया। जो स्तान देश जो है मध्य एशिया के कितने राष्ट्रों को संदर्भित करते हैं। तो अगर बात की जाए स्तान देशों में हमें स्तान जो है सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं, तो स्तान कंट्रीज आपके रेफर करती है 5 कंट्रीज को। तो 5 कंट्री में आपको जो है 5 कंट्रियों के इन समूह को जो है स्तान कंट्रीज नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपको याद रखना है किर्गिस्तान और आपको याद रखना है तजाकिस्तान। तो आपको सबसे पहले कजाकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये हमें सभी के सब्जी शब्द है, ये 5 कंट्रीज हमें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आपके स्तान कंट्रीज नाम से जो आपके सेंट्रल एशिया में आपको फेमस देखने को मिल जाती है। आपके पास इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशियाई देश कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एशिया के सबसे बड़े देश की, तो अगर वो बात किया जाता है आपके रशिया को। रशिया जो है आपको एरिया वाइज जो है लैंड वाइज जो है लैंड एरिया वाइज जो है आपको एशिया की सबसे बड़ी कंट्री के रूप में आपको रशिया देखने को मिल जाता है। बात की जाए रशिया की, तो रशिया आपको जो है एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल आपको जो है कंट्री देखने को मिल जाती है, जिसका आधा पार्ट आपको एशिया में और आधा पार्ट आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। बात की जाए हमारे पास एशिया में सबसे बड़ी आपको लैंड वाइज एरिया जो आपको देखने को मिल जाती है, तो वो आपको देखने को मिल जाती है रशिया जो है, जिसका आपको एशियाई भाग जिसमें कि आपका मेनली साइबेरिया, इसमें भी आपको मेनली याद रखना है। तो आपको साइबेरिया जो है, तो साइबेरिया जो है रशिया का 1.3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये आपको जो रशिया का एशियाई पार्ट जो है कवर करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको चाइना याद रखना है। चाइना जो आपको कंट्री देखने को मिलती है, ये 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमें जो है चाइना का एरिया देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी जो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सी हैज़ नो कोस्ट लाइन विद एनी कंट्री। कि कौन सा सागर किसी देश की तटरेखा से नहीं जुड़ा। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा हमें ऐसा सी देखने को मिलता है जिसकी किसी भी कंट्री के साथ हमें कोस्ट लाइन नहीं देखने को मिलती, तो हमें देखने को मिल जाता है सारगेसो सी। सारगेसो सी जो कि हमें अटलांटिक ओशन में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके जो ओशन करंट से हमें घिरा हुआ सागर देखने को मिलता है। तो इसकी हमें सारगेसो सी एकमात्र हमें ऐसा सी देखने को मिलता है जिसकी आपकी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री के साथ आपको जुड़ी नहीं देखने को मिल जाती। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन एशिया। कि एशिया का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो अगर बात की जाए एशिया के सबसे ऊंचे पठार की, तो इसे जाना जाता है तिब्बत पठार। तो तिब्बत पठार को जो है एशिया का सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। और बात की जाए तिब्बत प्लेट्यू के जो हमें एवरेज हाइट देखने को मिलती है, इसकी हाइट हमें जो है 4500 मीटर जो है हमें इसकी हाइट एवरेज जो है सी लेवल से देखने को मिलती है। इसी कारण जो है तिब्बत प्लेट्यू को जो है आपको थर्ड पोल नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव नाम से जो है ये आपके तिब्बत के जो प्लेट्यू को जाना जाता है। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशिया में आग और बर्फ की भूमि किस क्षेत्र को कहते हैं। द लैंड ऑफ फायर एंड आइस इन एशिया रेफर टू विच रीजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास एशिया में आग और बर्फ की भूमि की, तो उसे नाम दिया जाता है आपकी कामचटका पेनिसुला। कामचटका पेनिसुला जो कि आपको रशिया में देखने को मिल जाता है। तो कामचटका पेनिसुला में आपको 160 प्लस आपको जो है वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके 29 के आसपास आपको वॉल्केनो ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में आते हैं। इसी कारण आपके देखिए जो कामचटका पेनिसुला है, इसके अलावा कामचटका पेनिसुला का जो आपको आधा पार्ट है ये आपको जो है ईयरली आपको जो है बर्फ से ढका मिलता है। इसी कारण आपके जो कामचटका पेनिसुला जो कि आपको रशिया में देखने को मिल जाता है, इसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच एशियन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पार्लियामेंट ऑफ एशिया। कि कौन सा संगठन जो है, कौन सा एशियाई संगठन एशिया का संसद कहलाता है।
तो बात कीजिए हमारे पास कौन सा हमें ऐसा संगठन देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिल जाता है एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली। तो एशियन आपके पास पार्लियामेंट्री असेंबली जो देखने को मिलती है, जिसकी स्थापना आपको 2006 में देखने को मिलती थी। और बात कीजिए 2006 में स्थापित हुआ एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली जिसकी स्थापना आपको 2006 में देखने को मिलती है, और इसमें आपको जो है 44 कंट्रीज जो है देखने को मिल जाती है। तो 44 कंट्रीज का जो आपको ग्रुप यह देखने को मिलता है, इसी कारण इसे जो है एशियन ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट ऑफ एशिया नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए जो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारी वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक और शेयर जो है कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।